वेलकम टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जिस चैप्टर को शुरू किया है उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फर्स्ट लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, लेक्चर नंबर 2। टुडे we will discuss different tools or techniques of financial statement analysis. So write it down. Tools or techniques of financial statement analysis। हम लोगों ने जाना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को एनालाइज किया जाता है और उसके आधार पर कोई भी डिसीजन जो है वो लिया जाता है। तो जब हम लोग एनालाइज कर रहे हैं तो एनालाइज करने के लिए कुछ टूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनके मदद से हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। तो वो टूल्स कौन कौन से हैं तो वो हम लोग एक एक करके देखते हैं आज। सबसे पहला जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें आपको दो चीज देखना है। पहले देखना है आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट। दूसरा जो आपको देखना है यहाँ पर वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सेकेंड जो टूल है आपके पास उसका नाम है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें भी दो चीज आपको देखना होगा। पहले आपको देखना है कॉमन साइज बैलेंस शीट, दूसरा देखना है आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड जो टूल आपके पास अवेलेबल है वो है रेशियो एनालिसिस। फोर्थ जो आपके टॉपिक में है कवर करना है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट या आप इसको कैश फ्लो एनालिसिस भी कह सकते हैं। ये जो चारों है ये आपके क्लास 12th के सिलेबस में है, मीन्स ये आपको कवर करना है अभी, ठीक है। इसके अलावा भी और टूल्स हैं जो अभी तो आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जब भी सवाल आएगा व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा थ्योरी में। तो फोर्थ नंबर हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। फिफ्थ में आपके पास है फंड फ्लो एनालिसिस या फंड फ्लो स्टेटमेंट।
ये आपको आने वाले क्लासेस में पढ़ने होंगे आगे, जब आप ग्रेजुएशन कोर्स में जाएंगे तब। नेक्स्ट है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस तो एज पर सिलेबस ये 12th में तो नहीं है, लेकिन बुक में एक दो क्वेश्चंस दिए गए हैं ट्रेंड के। तो जब हम लोग बुक से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा एक दो क्वेश्चन इसके लिए भी। उसके बाद 7th है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस। ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर के 7 हैं: कॉमन साइज, कंपैरेटिव, रेशियो एनालिसिस, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस और लास्ट में आपका ब्रेक इवन एनालिसिस। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम लोग कहते हैं तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 2 तरह का होता है। जो बेसिक स्टेटमेंट है आपका, एक होता है बैलेंस शीट, अच्छा इसे थोड़े दूसरे तरीके से मैं बताता हूं आपको। थोड़ा और आपको समझ में आ जाएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बेसिकली 2 तरह के होते हैं और कंपनीज एक्ट में 2 जगह पर उनके बारे में बताया गया है। पहला जो बताया गया है वो बताया गया हम लोगों को कहाँ पे, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और दूसरा जो स्टेटमेंट है उसके बारे में बताया गया कहाँ पे, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में किस स्टेटमेंट का जिक्र है, तो जिक्र है वहां पे किसका, बैलेंस शीट का। और पार्ट 2 में किसका जिक्र है, तो पार्ट 2 में जिक्र है आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। और आपको मैंने बताया कि आपको बैलेंस शीट में 2 चीज पढ़ना है। एनालिसिस करने के लिए आपको पढ़ना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट और फिर क्या पढ़ना है, कॉमन साइज बैलेंस शीट। यही 2 चीज आपको पीएल के बारे में भी पढ़ना होगा। पहले पढ़ना होगा आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और फिर पढ़ना होगा आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हम लोगों का टॉपिक है और इसे आज हम लोग कोशिश करेंगे कवर करें। अगर सभी हो जाते हैं तो वेल एंड गुड,
अगर वीडियो बहुत लंबा होगा तो मैं इसे 2 पार्ट में बताऊंगा। एक पार्ट में आपको ये दोनों बैलेंस शीट बताया जाएगा और दूसरे पार्ट में आपको ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया जाएगा। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड कर ले तो दिस विल बी अवर फर्स्ट टॉपिक, this will be second topic, this will be our third topic and this will be fourth one। ठीक है, तो 1 by 1 हम लोग चारों टॉपिक को कवर करेंगे। आपको अच्छे से देखना है और आपको समझना है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। नाम से ही लग रहा है कॉम्पैरेटिव, मीन्स वी हैव टू मेड comparisons between balance sheet of two different year। Balance sheet of two different year। Basically the year may be one current year and previous year। PY stands for previous year and CY stands for current year। So as you are in class 12th, so I hope you all know the format of balance sheet। I think you all are aware about the format of balance sheet, so I am not going to discuss about the format of balance sheet, but I will discuss the format of comparative balance sheet। तो in next slide we will have a look at format of comparative balance sheet। So without wasting time, we should go at next slide। So this is the format of comparative balance sheet। So as we can see here, it is the heading of the balance sheet। We should write as comparative balance sheet as at 31st March 2019 and 2020। I am saying 31st March 2020 because 20 is our current year and previous year is 2019, and I have already written the date here। That is why I am saying 31st March। हालांकि आपको जो भी डेट दिया रहेगा आप उसी डेट को यहाँ पे लिखेंगे। जनरली यही डेट आपको क्वेश्चन में रहेगा नए क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो कॉलम है आपका 1 2 3 4 5 and 6, means there are total 6 columns। What are the names of those columns? The name of first column is particulars, second one is note number, third one is previous year, you should write the date also, fourth one is current year, next is absolute change,
absolute change either, or we can write here increase or decrease. We can also write here increase or decrease, but this name is better, absolute change, which means either it will increase or decrease. And the last column is percentage change. Last column is percentage. यहाँ पे percentage का चिन्ह भी आपको देना होगा. बाकी के 3 कॉलम जो है वो रुपीज में है. अगर हम केवल इन चारों कॉलम का बात करें तो आप इसे ए कह सकते हैं, कॉलम ए. ये कॉलम बी प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर. एब्सोल्यूट चेंज को आप नाम दे सकते हैं कॉलम सी, एंड सी इज इक्वल टू ऑलवेज बी माइनस ए. सी इज इक्वल टू बी माइनस ए. सो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि बी माइनस ए आपको करना है. एंड लास्ट कॉलम का नाम आपको देना है डी, एंड डी इज इक्वल टू सी बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100. ये तो हो गया कॉलम्स का बात. अब अगर हम लोग बात करें कि पर्टिकुलर्स में आपको क्या क्या रहेगा, तो पर्टिकुलर्स में आपको 2 पक्ष रहेंगे बैलेंस शीट के, जो एसेट साइड और लायबिलिटी साइड होते हैं. उन्हीं का प्रेजेंटेशन है. तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें सबसे पहले आपको आ जाएगा क्या, शेयर होल्डर्स फंड. इसमें आपको मिल सकता है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस. और भी आइटम्स आपको बैलेंस शीट के हिसाब से दिए जा सकते हैं. ये मिनिमम है जो मैंने लिखा है यहाँ पे. उसके बाद सेकंड कॉलम जो है आपका वो रहेगा करंट लायबिलिटी का. इसमें आपको लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिए रहेंगे. उसके बाद थर्ड कॉलम जो है वो है करंट लायबिलिटी का. इसमें आपको शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस और अदर करंट लायबिलिटी जो है, चाहे वो ट्रेड पेबल हो या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह हो, वो आपको यहाँ पे लिखना है. कॉलम के इस तरफ लिखने का जो तरीका है वो ये है, जैसे मान लीजिए आपको शेयर कैपिटल जो है 2019 में 100 रुपीज था, यहां पर वो 150 हो गया. ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा दोनों साल का. तो आपको देखना है कि हमारा जो है वो बढ़ा है या घटा. मीन यू विल हैव टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट चेंज. तो एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल टू बी माइनस ए. तो 150 बी एंड ए इज इक्वल टू 100. So 150 minus 100 will be 50. Now you have to calculate the percentage. तो percentage के लिए आपको कैलकुलेट करना है C by A. So the value of C is 50 divided by A. A is 100 multiplied by 100. 100 will be cancelled. So the percentage is 50. आपको ध्यान रखना है कि ये जो काम है ये आपका वर्किंग है. ये काम आपका क्या है, ये वर्किंग है. आपको ये काम यहां नहीं करना है, ये आपको कहीं और करना है. और दूसरा ध्यान रखना है कि जब आप 50 लिखेंगे तो यहां पर परसेंटेज आपको लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस कॉलम में परसेंटेज का साइन जो है वो दे दिया. मीन्स वट एवर फिगर्स आर रिटन इन दैट कॉलम इज इन परसेंटेज. तो इन 2 बातों का ध्यान रखिएगा. सारे लायबिलिटीज को लिखने के बाद आप सारे लायबिलिटीज का टोटल कर देंगे. हर एक फिगर के साथ हम लोग यही काम करेंगे जो मैंने शेयर कैपिटल के साथ किया. हालांकि जस्ट इसके बाद अभी मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, वहां से भी आपको क्लियर होगा. तो ये लायबिलिटी के सारे को मैंने लिख के खत्म कर लिया. उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एसेट में. इसी के नीचे एसेट लिखना है हम लोग का. एसेट में सबसे पहले आपको लिखना है नॉन करेंट एसेट्स. नॉन करेंट एसेट्स में आपको क्या क्या आ जाएगा, तो आपको सबसे पहले लिखना है फिक्स्ड एसेट्स. तो फिक्स्ड एसेट्स आपका 2 पार्ट में बटेगा, टेंजिबल और इंटेंजिबल. टेंजिबल में आपका लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, प्लांट एंड मशीनरी आ गया, ठीक है, फर्नीचर एटसेट्रा जो भी रहेगा आपको लिखना है. इंटेंजिबल अगर है तो आपका गुडविल आ गया, उसके बाद आ जाएगा आपको पेटेंट आ जाएगा. तो इस तरह का आपको यहाँ पर लिखना सबको अलग अलग. उसके बाद दूसरा है आपको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अगर है तो आपको लिखना है. उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. अगर आपने किसी को एडवांस दिया है या आपने किसी को लोन दिया है तो आपको इस तरफ लिखना है.
एसेट्स का हो जाएगा। उसके बाद आपको करेंट एसेट्स में आ जाना है। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और लास्ट में आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरफ लिखना है। यहाँ पर भी प्लस माइनस का काम जो हम लोग वहां पे कर रहे थे, यहाँ पर भी सेम काम होगा। ये कॉलम भी आपका ए है, उसी में आपको मुझे लिखना है। ये बी है, ये सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, और ये डी है, डी इज इक्वल टू सी बाई ए इंटू 100 यहाँ पर जो है। अब सवाल उठता है कि परसेंटेज का फॉर्मूला तो आपको यहाँ पे मैंने बता ही दिया है, लेकिन अगर आपको रफ में या अलग से परसेंटेज निकालना हो तो आप क्या फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर का जो वैल्यू था मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसी को शॉर्ट में मैंने बताया है C मीन्स एब्सोल्यूट चेंज, प्रीवियस ईयर का वैल्यू मीन्स A मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और आपको परसेंटेज हर एक चीज का निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्मेट को अच्छे से समझने के लिए और कॉम्परेटिव बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए आइए हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है पहले से, आप इसको देखिए क्या है। यहाँ पर सवाल बोलता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ आशा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड 20, मीन्स 19 हमारा प्रीवियस ईयर हो गया और 20 हमारा करेंट ईयर हो गया। प्रिपेयर ए कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। अब इसके मदद से आपको कॉम्परेटिव बैलेंस शीट बनाना है। अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है जिस फॉर्मेट में, तो आप कोशिश करें जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो आप उसी फॉर्मेट में चलेंगे। मीन जैसे जैसे जो जो आइटम जहां जहां दिए होंगे उसी तरीके से आपको हर एक आइटम को लिखते चलना है। बस क्या होगा, ये कॉलम आपका जो 2 कॉलम है इसमें 2 कॉलम और आपका ऐड हो जाएगा, इसमें 2 कॉलम आपका और ऐड हो जाएगा। एक हो जाएगा एब्सोल्यूट चेंज वाला और एक हो जाएगा परसेंटेज चेंज वाला। बाकी फिगर्स आपको एज इट इज जो है वो सारे फिगर्स को लिख देना है। अब यहाँ पर देखिएगा ये आपका है प्रीवियस ईयर और ये है आपका करेंट ईयर। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या क्या है। तो शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है, टोटल लायबिलिटी हम लोगों को इतना 15 लाख रुपए दिया हुआ है और इस साल का 24 लाख है, फिक्स्ड एसेट्स है और करेंट एसेट्स है। बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसानी से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। और मैं प्रयास करूंगा इसी क्वेश्चन का मैं कॉमन साइज भी बता दूं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को बनाना है क्या, कॉम्पैरेटिव बैलेंस शीट। तो ये हम लोगों का सॉल्यूशन हो गया। उसका फॉर्मेट मैंने ड्रॉ करके रखा है सो दैट हम लोग का समय बचे। यहाँ पर हेडिंग आपको लिख देंगे कॉम्पैरेटिव बैलेंस शीट। अब चाहे तो नाम लिखे आशा लिमिटेड का, नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग शुरू में लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ आशा लिमिटेड। तो डेट है 31 मार्च 2019 एंड 20। ये मैंने फॉर्मेट में फिट कर दिया। देखिए यहाँ तक अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ तक का सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, सेम मैंने लिख दिया है। बस यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 कॉलम, एक ये और एक ये, 2 कॉलम मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। तो ये रुपीज में होगा, यहाँ पर आप लिख देंगे, और ये जो कॉलम है ये परसेंटेज में होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो भाई इस कॉलम का नाम है ए, इस कॉलम का नाम है बी, इस कॉलम का नाम है सी, एंड सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, और इस कॉलम का नाम है डी, और डी इज इक्वल टू सी बाई ए इंटू 100। ठीक है, तो ये डिफरेंस निकालते हैं। तो 10 लाख माइनस 5 लाख, ये आ जाएगा हम लोगों का 5 लाख। ये देखिएगा ये नेगेटिव आ रहा है 1 लाख रुपीस, ये नेगेटिव हो जाएगा 1 लाख। ये थोड़ा सा छोड़िए, काटिए। ये हो गया आपको 3 लाख का डिफरेंस हो गया, और ये हो गया 2 लाख का डिफरेंस हो गया।
ठीक है। ये नेगेटिव तो है नहीं, तो ये 2 लाख का डिफरेंस हो गया। अब बात आता है फिर परसेंटेज का। तो परसेंटेज हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे आते हैं परसेंटेज में। तो परसेंटेज हम लोगों का क्या हो जाएगा? देखिए मैं यहाँ पर रफ में आपको एक बता रहा हूँ, 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, ये बाई ए, सी बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100। ये कट गया, ये कट गया, ये कितना हो गया? 100% हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप जब जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3। 1 यहाँ से मैंने लिया और 3 मैंने यहाँ से लिया, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो जाएगा 33.33। फिर यहाँ पर आप करेंगे 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख। तो मैं यहाँ पे करता हूँ शॉर्ट में 3/5। 3/5 मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 5 0 कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक वहाँ से। आप इसको जो सॉल्व करेंगे इसका परसेंटेज आ जाएगा, इसका परसेंटेज। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, यही काम करना है आपको कि 24 और -15, तो ये कितना हो जाएगा? 9 लाख रुपीज। यहाँ भी आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, 9/15 इंटू 100। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसी को जोड़ घटाव कर देते हैं, तो यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। इसको भी आपको सेम प्रोसेस से निकालना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप ये जो फिगर देख रहे हैं ये नेगेटिव फिगर है, ये फिगर है ना नेगेटिव, तो उसका जो परसेंटेज होगा वो भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है कंपैरेटिव में, ठीक है। अब एसेट साइड में आ जाइए। तो एसेट साइड में आप आएंगे तो यहाँ का डिफरेंस हो गया 5 लाख और यहाँ का डिफरेंस हो गया 4 लाख। तो इसका रेशियो परसेंटेज 5/10 इंटू 100, तो ये हो गया 50 और ये हो जाएगा 4/5 इंटू 100, 80। ठीक है। तो इस तरह से आपको हो जाएगा, जो भी निकलेगा आपको निकाल देना। ठीक है। ये और ये इक्वल होगा हमेशा। तो आई होप आपको कॉम्पिटिटिव बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब आप बुक में जाइए और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उनको सॉल्व कीजिए। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आपको होता है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। तो कॉम्परेटिव के बाद अब हम लोग आते हैं, देखते हैं हमारा टॉपिक 2। हमारा टॉपिक 2 क्या था? कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ओनली 1 year information will be given। तो जनरली 1 year का ही दिया रहता है, इसलिए नो कंपैरिजन, कंपेयर हमको यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है। एंड इफ two year information is given, then also
वी नीड नॉट टू कंपेयर देम। परसेंटेज इसमें निकालने का फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज के लिए फॉर्मूला आपको हो जाएगा वैल्यू ऑफ रिस्पेक्टिव आइटम डिवाइडेड बाय total of balance sheet multiplied by 100 for current year भी and previous year भी। बट करंट ईयर जब लेंगे तो करंट ईयर का बैलेंस शीट लेंगे और जब प्रीवियस ईयर का बनाएंगे तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को टोटल लेंगे, ठीक है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग सेम एग्जांपल जो हम लोगों ने अभी कॉमन साइज का बनाया था, कॉम्परेटिव का बनाया था, उसे ही कॉमन साइज बनाते हैं। लेकिन पहले फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट में क्या क्या चेंजेस है। तो फॉर्मेट में देख लीजिए इस तरह का चेंजेस है। वहां पे प्रीवियस ईयर करंट ईयर था, यहाँ पे वैसे कुछ नहीं है। यहाँ पे भी 6 कॉलम है, लेकिन यहाँ पे जो कॉलम शुरू हुआ है अमाउंट वाला, उसका नाम है एब्सोल्यूट अमाउंट प्रीवियस ईयर का और परसेंटेज ऑफ टोटल ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पर 20 का और इसका बैलेंस शीट, ये दो समझ लीजिए आप, इसके बीच में एक लकीर है, इनके बीच में समझ लीजिए एक दीवार खड़ी है। इस साल के फिगर को 19 के फिगर को 20 से कोई मतलब नहीं है, 20 के फिगर को 19 से भी कोई मतलब नहीं है। ये अपना अलग होगा, इसका कैलकुलेशन अपना अलग होगा। 2 साल का दिया हुआ है तो भी, और अगर 1 साल का दिया होता तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं थी, केवल यहीं तक कॉलम हम लोग ड्रॉ करते, आगे जाने की जरूरत नहीं था। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम है जैसे पहले हुआ करता था, ठीक है। तो आइए एक सवाल हम लोग बनाते हैं। देख लीजिए वही सवाल है, शेयर कैपिटल है 5 लाख का, 10 लाख का, 3 लाख का, 2 लाख का, सेम क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। तो इसी क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर आ गया सोल्यूशन के लिए, इसका कॉमन साइज बैलेंस शीट के लिए हम लोग आ गए। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक कॉलम मैंने ब्लैंक रखा परसेंटेज के लिए, बाकी 19 का फिगर यहाँ लिखा गया है, 20 का फिगर यहाँ लिखा गया। इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। बैलेंस शीट का टोटल जो है इसका है 15 लाख और इसका है 15 लाख ही होगा, और 20 का है आपका 24 लाख रुपया। तो इसका जब परसेंटेज निकालेंगे हम लोग तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 24 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपको 20/20.83। उसके बाद आप थोड़ा शॉर्ट कीजिए, आप 3/24 इंटू 100, ये हो जाएगा 5/24 इंटू 100। सॉरी तो ये उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना रहे हैं हम लोग। अब आप देख लीजिए प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पे ABCD मैंने करके नाम दिया था, यहाँ पे वैसा कोई भी नाम नहीं है। यहाँ तक 19 का काम करना है हम लोगों को, उसके बाद हम लोग को इधर 20 का काम करना है। 19 के फिगर को 20 से कोई लेना देना नहीं है, और 20 के फिगर को 19 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए, मैंने यहाँ पे 19 का केवल लिख दिया, शेयर कैपिटल था उसका 5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख। यहाँ देख लीजिए सेम है, 5 लाख, रिजर्व 3 लाख, लॉन्ग टर्म 5 लाख और करेंट लायबिलिटी 2 लाख।
अब इसका परसेंटेज के बात हम लोग करते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट अमाउंट या अमाउंट ऑफ रिस्पेक्टिव अमाउंट, ये रिस्पेक्टिव वैल्यू 5 लाख है, ये हो जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट। तो चूंकि हम लोग 19 का निकाल रहे हैं इसलिए 19 के टोटल को लेंगे हम लोग बैलेंस शीट को, तो ये हो गया 15 लाख इंटू 100। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना 53.33, 5/15 इंटू 100, ये आ गया 33.33। अब हम लोग थोड़ा शॉर्ट में करेंगे तो 3/15 इंटू 100 20%, ये आ जाएगा 5/15 इंटू 100, ये भी हो जाएगा 33.33। इस तरह से इसका भी निकाल देना, ये हमेशा 100% होगा, यहाँ का भी और यहाँ का भी, ठीक है। बाकी इसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो इसका फिगर है 10 लाख, ये हो जाएगा 10 लाख, और इसका बैलेंस शीट का टोटल 20 है, कितना है 24 लाख, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 20, 0 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा आपको ये करेंगे 2/24, ये 8/24 इंटू 100, बाकी ये 100% होगा हमेशा, ये भी 100% होगा हमेशा, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि आपको जो है यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आपका काम है कॉमन साइज बैलेंस शीट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट के जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में हैं आप उनको सॉल्व कीजिए, और अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो आप मुझे मैसेज भेजिए, क्वेश्चन नंबर के साथ भेजिए, मैं आपको प्रयास करूंगा उसको सोल्यूशन कर करके आपको वीडियो बना करके उसका अपलोड कर दूं। तो आज के लिए दूसरा लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। अगर वो हम लोग देख लेते एक क्लास और लगेगा इसमें, तो ये जो टॉपिक था हमारा ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग रेशियो की तरफ बढ़ेंगे। तो क्लास को आज यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ।